जिसका नाम है पॉलीगन। आप सब पॉलीगन के बारे में जनरली जानते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग बहुभुज कहते हैं। थोड़ा सा आज मैं इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा और मैं इस टॉपिक को रिलेट भी कराऊंगा। कैसे कि मैंने पिछले कुछ लाइव लेक्चर में जो जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए कवर कराया था, हालांकि ये जूनियर भर्ती शिक्षक परीक्षा को ही नहीं, आप किसी भी परीक्षा को जो टीचिंग स्तर की अगर फेस कर रहे हैं, चाहे वो टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो, किसी भी स्तरीय परीक्षा की बात करिए, यह बहुभुज जो होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप हर परीक्षा में इसके प्रश्न जरूर देखते हैं। यह जो टॉपिक है, यह पूरी तरह से ज्योमेट्री का टॉपिक है, ज्यामिति का टॉपिक है। ज्योमेट्री मैंने आपको थोड़ी बहुत पढ़ाई है, ज्यामिति मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाया है, तो मैं आपको सीधा सीधा रिलेट कराऊंगा ज्यामिति से और इसी पर मैं बहुभुज को कवर कराने की कोशिश करूंगा। आज के इस लेक्चर में इस बहुभुज का, ध्यान से सुनिएगा, कंप्लीट कॉन्सेप्ट होगा, मतलब यह यहीं पर समाप्त हो जाएगा। कंप्लीट कॉन्सेप्ट होगा, साथ साथ स्तरीय 20 प्रश्नों की एक प्रैक्टिस होगी, जिस पूरे कॉन्सेप्ट को आपके साथ रिवाइज कर देगी, आपके लिए मेंटेन कर देगी। आप सभी लोग पूरे कॉन्सेप्ट को शुरुआत में सीखिए, इसके बाद उस पर एक प्रैक्टिस करिए। मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि बहुभुज का कोई प्रश्न गलत कभी नहीं होगा, किसी भी परीक्षा में नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, हर एक ऑथेंटिक टॉपिक को, कंसेप्ट को अपने दिमाग में मेंटेन करिएगा। तो मैं जैसे शुरू किया था, मैंने आपको जब ज्यामिति पढ़ाना शुरू किया था, तो मैंने ज्यामिति से ही, क्योंकि मैं चीजों को शुरू करूंगा, क्योंकि यह पार्ट ही ज्योमेट्री का है। देखा जाए, यह पार्ट ही ज्योमेट्री का है, जिसको हिंदी में ज्यामिति कहते हैं। ध्यान से सुनते जाइएगा, हर बात को रिलेट करते जाइएगा। ज्यामिति का मतलब हो गया कि आकृतियों का मेजरमेंट। आकृतियों का मेजरमेंट, आपने ज्योमेट्री को जब प्रोनाउंसिएट किया था तो कहा था ना, यह जियो प्लस मिट्रियान से बनी होती है। जियो प्लस मिट्रियान मतलब, मैं एक सीधा सीधा शब्द आप लोगों से कहूं, जियो मतलब अर्थ होता है पृथ्वी। पृथ्वी या पृथ्वी से संबंधित जो भी आकृतियां होती हैं, जो समतल होती हैं, जो स्पेस में होती हैं, उन हर आकृतियों का जो मेजरमेंट होगा वह ज्यामिति के अंतर्गत आएगा। इसको प्रोवाइड करने वाला एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिनका नाम यूक्लिड था। ही वाज कॉल्ड द फादर ऑफ ज्योमेट्री। उनको फादर ऑफ ज्योमेट्री बोला गया था, क्योंकि उन्होंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को प्रोवाइड किया था। अब ध्यान से सुनिएगा, हम इस ज्यामिति के अंतर्गत आकृतियों का मेजरमेंट करते हैं, आकृतियों का मेजरमेंट परफॉर्म करते हैं, आकृतियों का माप करते हैं। तो यहां पर आकृतियों को माप करने से पहले आकृतियों को बनाया जाता है, आकृतियों को क्रिएट किया जाता है। किसी भी आकृति या फिगर को बनाने के लिए हमें मुख्यतः 3 बिंदुओं की जरूरत होती है। आपको पता होना चाहिए। ज्योमेट्री की शुरुआत हम यहीं से करने जा रहे हैं। आकृतियों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, फिगर को समझने की कोशिश करेंगे, और यहीं से मैं बहुभुज आपके साथ रिलेट कराऊंगा। फिगर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको किसी एक पॉइंट अर्थात बिंदु की जरूरत होती है। आप किसी एक समतल पर किसी एक पॉइंट को ऐसे मेंशन करेंगे, जिसकी ना कोई लंबाई होगी, ना कोई चौड़ाई होगी, ना कोई ऊंचाई होगी। ये जस्ट एक स्पॉट होगा, जस्ट एक पॉइंट होगा, जो किसी एक समतल पर रखा जाएगा। 2 बिंदुओं को मिलाएंगे तो लाइन बनेगी, जिसको हम रेखा कहते हैं। रेखा को रेखा से मिलाएंगे तो एंगल बनेगा, जिसको हम लोग कोण कहते हैं। इन तीनों को मिलाएंगे तो एक आकृति बनेगी। जो आकृति बनेगी, उस आकृति अर्थात फिगर की अगर हम बात करें, तो वह फिगर हमको 2 प्रकार से मिलेगा। एक हमारा 2 डायमेंशनल फिगर होगा, जो समतल सतह पर प्लॉट किया जाएगा, और एक 3 डायमेंशनल फिगर होगा, जो कि किसी एक स्पेस में एज एन ऑब्जेक्ट पुट किया जाएगा, रखा जाएगा। जैसे फर्श जो है वह 2 डायमेंशनल फिगर है, या हम कह सकते हैं, अगर हमने इस प्लेन बोर्ड की बात की तो 2 डायमेंशनल है। अगर हम इसी फर्श पर कोई एक वृत्त या चतुर्भुज या वृत्त या मतलब किसी भी प्रकार की आकृति हम बना दे तो वह 2 डायमेंशनल है, और किसी एक वस्तु को हम रख दे तो वह 3 डायमेंशनल है। ये जो आकृतियां 2 डायमेंशनल बनकर आई, इनको बनाने के लिए आपको अच्छे से पता है कि ये प्लॉट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? प्लॉट किए जाते हैं। इनको यहाँ पर सतह पर डेवलप किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। जब इनको आप प्लॉट करते हैं तो आपको इनको बनाने के लिए रेखा की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? रेखा की, लाइन की। और यह लाइन 2 प्रकार की होंगी। ध्यान से सुनिएगा, यह जो लाइन होगी 2 प्रकार की होंगी। एक आपकी लाइन होगी रेक्टिलिनियर। क्या होगी? रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर अर्थात रेखी या संरेखी आप कह सकते हैं, या रेखी कहिएगा। आप रेखी आकृति की बात करेंगे, जो सीधी रेखा से बनी होती है, सरल सीधी रेखा से बनी होती हैं, जिनको हम y = mx+c के फॉर्म में लिख सके, या हम उनको प्लॉट कर सके, सीधे फॉर्मेट में ले जा सके। एक रेक्टिलिनियर हो गया। दूसरा कर्व्ड होता है। कर्व्ड अर्थात वक्र रेखी होते हैं। मैं आपको समझा दूंगा अभी सारी बातें।
जैसे आप सीधी रेखाओं का प्रयोग करके अगर किसी फिगर का निर्माण करेंगे, जैसे इस रेखा का प्रयोग करें, इस रेखा का प्रयोग करें, इस रेखा का प्रयोग करें, जब आप घुमाव वाली रेखा का प्रयोग करते हैं, जैसे वृत्त बनता है, पैराबोला बनता है, हाइपरबोला बनता है, तो वह कर्ड लाइन अर्थात वक्र रेखाओं से मिलकर बना होता है। अब जो कोई भी आकृति बनी इन बिंदुओं, इन रेखाओं की मदद से बनी, ध्यान से सुनिएगा, हम 2 डायमेंशनल फिगर की बात करने जा रहे हैं। अब यह जो आकृतियां बनी, यह रेखाओं बिंदुओं के कॉम्बिनेशन से ही बनती है, क्योंकि आपको पता है कि पहले बिंदु डेवलप किया जाता है, बिंदु से बिंदु को मिलाते हैं तो रेखा बनती है, रेखा को रेखा से ज्वाइन करते हैं तो कोण जनरेट होता है, इनके कॉम्बिनेशन से ही हम लोग को आकृति प्राप्त होती है। यह आकृतियां 2 प्रकार की हमारे सामने हमको मिलती हैं। एक होती है आकृति क्लोज्ड, क्लोज्ड को हम लोग कहते हैं बंद आकृति। क्या कहते हैं? बंद आकृति। दूसरी आकृति होती है ओपन, ओपन को हम लोग कहेंगे खुली आकृति, खुली आकृति। अब खुली और बंद आकृति का फर्क क्या है, इनके बीच डिफरेंस क्या है, इसको सुनिएगा और समझिएगा। जब हम कोई एक ऐसा फिगर डेवलप करें जिसको हम लोग एक रीजन प्रोवाइड कर सके, एक हम एरिया प्रोवाइड कर सके, जिसका हम क्षेत्रफल निकाल सके, जिसका हम क्षेत्रफल निकाल सके, जिसकी अपनी एक सर्टेन बाउंड्री हो और वो बाउंड्री जाकर के कहीं ना कहीं एक दूसरे से बाउंड हो गई हो, मिल गई हो। जैसे इस कमरे की पूरी जो 4 लाइनें हैं एक दूसरे के साथ बाउंडेड हैं, कहीं पर भी इस प्रकार से अगर कोई फिगर ऐसा हो जिसमें सभी रेखाएं एक दूसरे से मिली हुई हो, तो वह क्लोज्ड फिगर अर्थात बंद आकृति कहलाता है। जब रेखाओं की ऐसी स्थिति हो, ऐसा कॉम्बिनेशन हो जहां पर आकृतियां की जो रेखाएं हो आकृतियों को बनाने के लिए वो एक दूसरे से बाउंडेड ना हो, तो वह खुली आकृति कहलाती है। अब खुली आकृति की बात किया जाए, जैसे मान लीजिए हमने ये रेखा बना दी, यह भी एक आकृति है, इनको मिला दिया, यह भी एक आकृति है। इस प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी एक जनरल फिगर बना दे जिसमें रेखाएं एक दूसरे के साथ कंबाइंड जनरेशन नहीं दे, मतलब एक तरह से कंबाइंड रीजन नहीं प्रोवाइड कर रही है, मतलब इस आकृति की बात किया जाए तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वह क्षेत्रफल नहीं ज्ञात किया जा सकता, क्षेत्रफल नहीं ज्ञात किया जा सकता। तो ये फर्क होता है खुली आकृति में और बंद आकृति में। तो बंद आकृति के बारे में बताया कि क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जाता है या जा सकता है, जबकि खुली आकृति में क्षेत्रफल को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जब भी आपको एक बंद आकृति बनाते हैं या बना लेते हैं तो उसको बनाने के लिए हमें कम से कम 3 रेखाओं की आवश्यकता होती है, कम से कम 3 रेखाओं की आवश्यकता होती है किसी भी एक खुली आकृति को बनाने, बंद आकृति को बनाने के लिए 3 रेखाओं की आवश्यकता होती है, रेखाओं की जरूरत होती है। और 3 रेखाओं से मतलब जैसे आप समझिएगा, मैंने कहा किसी भी बंद आकृति को बनाने के लिए हमें कम से कम 3 रेखाओं की आवश्यकता होती है। हम 3 रेखाएं कम से कम मेरे पास रहेगी तब जाकर के हम किसी एक बंद आकृति को बना पाएंगे, और इन सभी बंद आकृतियों को ही आप पॉलीगन कहते हैं। तो पॉलीगन अर्थात बहुभुज, बहुभुज को सुनने के बाद लोग के दिमाग में होता है जिसमें बहुत भुजाएं हो, लोग ऐसे हमसे कहते हैं सर जिसमें बहुत भुजाएं बहुभुज हैं। ऐसी बात नहीं है, जिनकी भुजाएं बंद हो, जिनकी भुजाएं बाउंडेड हो, जो क्लोज फिगर हो, वही बहुभुज है। अब डिफिनीशन अपनी दिमाग में रखिएगा, ऐसी एक समतल सरल रेखाओं से घिरी आकृति जिनकी रेखाएं एक बंद फिगर का निर्माण करती हैं, वही बहुभुज कहलाता है। इस बहुभुज को बनाने के लिए हमें कम से कम 3 रेखाओं की जरूरत होती है, मतलब मिनिमम अगर आपके पास 3 लाइन सेगमेंट हैं तभी जाकर के आप बहुभुज बना सकते हैं। आप 2 रेखा से, 1 रेखा से कोई बहुभुज नहीं बना सकते, इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। तो आपको अगर बहुभुज बनाना है तो कम से कम हमें 3 रेखाओं की जरूरत होगी, और आपको अच्छे से पता है कि 3 रेखाओं से बने पहला फिगर, 3 रेखाओं से बना पहला फिगर, मतलब उसके पहले डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि पॉलीगन क्या है। आपको मैं ऐसे ही जनरली बता दूं अब कि जो पॉलीगन है अर्थात बहुभुज है, वह एक, पहली जानकारी, वह एक बंद आकृति है। क्या है? बंद आकृति है, क्लोज्ड फिगर है, बंद आकृति है जो कम से कम 3 रेखाओं से मिलकर बनता है, 3 रेखाओं से बनता है, 3 रेखाओं से बनता है। 3 से कम सरल रेखाएं हैं तो बहुभुज नहीं बना सकते हैं। अब अगर 3 रेखाएं हैं तो सबसे पहला फिगर जो 3 रेखाओं से बनता है उसको हम ट्रायंगल कहते हैं।
क्या कहते हैं? ट्रायंगल। अर्थात आप समझ गए होंगे कि बहुभुज की शुरुआत ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज से होगी। मतलब पहला बहुभुज आपको ज्योमेट्रिकल अगर मिलेगा जो 3 रेखाओं से घिरा होगा उसको हम त्रिभुज कहेंगे। तो पहला बहुभुज, पहला पॉलीगन जो हम ज्योमेट्रिकल फिगर के हिसाब से काउंट करें तो वह आपका त्रिभुज या ट्रायंगल कहलाया। अब इसी भुजाओं की संख्या के आधार पर हम लोग अलग अलग प्रकार के पॉलीगन जनरेट करते हैं। उन पॉलीगन का अपना अलग अलग नाम होता है, आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम लिख दें यहां पर भुजाओं की संख्या, ध्यान से देखिएगा, भुजाओं की संख्या मतलब नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन, और यहां पर अगर हम उसका नाम रख दें, नेम कर दें, तो देखिए अगर भुजाओं की संख्या 3 है तो उसको हम ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज कहेंगे। ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज कहेंगे, अंग्रेजी में आप इसको ट्रायंगल कह सकते हैं। अगर भुजाओं की संख्या 4 है तो इसको हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, तो इसको हम चतुर्भुज कहेंगे। क्या कहेंगे? चतुर्भुज। जैसे आप जानते हैं कि आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, पतंग है, ये सब जो फिगर होते हैं आपके क्वाड्रिलेटरल अर्थात चतुर्भुज कहलाते हैं। 5 भुजाओं से कोई आकृति घिरेगी तो उसे हम पेंटागन कहेंगे, पेंटागन कहेंगे, अर्थात हम उसको पंचभुज कहते हैं। 6 भुजाओं से कोई आकृति बनेगी तो उसे हम हेक्सागन कहेंगे, हेक्सागन मतलब उसे हम खटभुज कहते हैं। 7 भुजाओं से घिरी आकृति होगी तो उसे हम हेप्टागन कहते हैं, हेप्टागन कहते हैं, जिसको हम सप्तभुज कहते हैं। इसका लिखने का भी रीजन है, कारण है, इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं क्योंकि इसी सब शब्दों का प्रयोग करके प्रश्नों को डेवलप और क्रिएट किया जाता है आपकी परीक्षा में। 8 भुजाओं से घिरी आकृति है, ऑक्टागन कहलाएगा, ऑक्टागन अर्थात अष्टभुज कहलाएगा। 9 भुजाओं से घिरी आकृति है उसे हम नोनागन कहेंगे। क्या कहेंगे? नोनागन कहेंगे, नौभुज कहेंगे। इसी तरह से 10 भुजाओं से घिरी आकृति है, डेकागन कहेंगे, डेकागन अर्थात 10 भुज कहेंगे, 10 भुज कहेंगे। 11 भुजाओं से घिरी आकृति हो, 12 भुजाओं से घिरी आती है, डुडोकागन कहलाता है, 12। इस तरह से हम यन भुजाओं की घिरी आकृति, यन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, बंद आकृति आपकी बहुभुज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बहुभुज कहलाएगी, जो कि 10 भुजाओं से घिरी होगी, 12 भुजाओं से घिरी होगी, 20 भुजाओं से घिरी होगी, 50 भुजाओं से घिरी होगी, 100 भुजाओं से घिरी होगी। इन सभी फिगर को जो कि बंद होगी, कम से कम 3 भुजाएं होंगी, वो सभी की सभी आपकी बहुभुज कहलाती है। अब मेरे ख्याल से आपके दिमाग में बहुभुज का इमेज सेट हो गया कि बहुभुज एक बंद आकृति होती है जो कम से कम 3 सरल रेखाओं के से घिरी बनी आकृति होती है। तो यह बहुभुज की एक जनरल बात आपके दिमाग में आई। अब अगर हम किसी एक पॉलीगन को थोड़ा सा कैटेगराइज करें, अर्थात बहुभुज के बारे में कुछ और बातें समझें और सीखें, लेकिन इसके पहले आप अपने दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को सेट कर लीजिए, कोई भी आकृति अगर 3 के ऊपर भुजा की है, वो चाहे जैसी है, आप उसका नामकरण अगर कर सकते हैं भुजाओं की संख्या के आधार पे, तो वह कोई भी आकृति आपकी बहुभुज ही कहलाती है। अब यह बहुभुज जो हुआ, यह 2 प्रकार की हुई। एक आपकी कॉन्वेक्स हुई, एक कॉन्वेक्स हुई, एक कॉनकैव हुई, कॉनकैव हुई, एक उत्तल हुई और दूसरी अवतल हुई। कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि क्या होती है उत्तल आकृति बहुभुज या उत्तल बहुभुज, क्या होता है अवतल बहुभुज। हम कहेंगे एक ऐसा बहुभुज जिसमें जो प्रत्येक कोण हो, प्रत्येक जो कोण हैं वो आपके लेस देन 180 डिग्री हैं। अगर ऐसा कोई बहुभुज है जिसके सभी कोण 180 डिग्री से छोटे हैं, वह सभी आकृति या वह सभी बहुभुज आपकी कॉन्वेक्स बहुभुज अर्थात उत्तल बहुभुज कहलाती है। इसको दिमाग में रखिएगा। कॉनकैव क्या है? एक ऐसा बहुभुज जिसमें कम से कम एक कोण 180 डिग्री से बड़ा हो जाए, एक जो थीटा हो, एक कम से कम 180 डिग्री से बड़ा हो जाए, वह अवतल अर्थात कॉनकैव बहुभुज या हम कह सकते हैं कॉनकैव पॉलीगन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कभी ऐसा बना हो, ऐसा बना हो, ध्यान से देखिएगा ऐसा। अब यहां देखिए यह कोण 180 डिग्री से बड़ा है,
तो यह आपका कॉनकेव अर्थात अवतल बहुभुज कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा, दो बातें आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। व्हाट अबाउट द कॉन्वेक्स? मैंने कहा जब कभी भी प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटे हो तो वह कॉन्वेक्स है, जब कोई भी एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा हो तो वह आपका कॉनकेव है ना। आराम से बातें सुनिएगा, समझिएगा, कोई कंफ्यूजन, कोई दिमाग में डाउट नहीं रखिएगा। मैं शब्दों को बहुत ही ग्रिपिंग के साथ आपके जहन में, आपके दिमाग में डालने की कोशिश करूंगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप हर लाइन को ग्रिप में रखिए अपने। हर लाइन का अर्थ है, हर लाइन से आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिलेगा, हर लाइन का ऑब्जेक्टिव आपको दिखेगा। इसलिए हर लाइन को अपने जहन में, अपनी कॉपी में लिखने की और समझने की कोशिश रखिएगा। मेरा ये प्रयास जिससे कि आप सभी कवर कर सके इन चीज को। बहुभुज की एक कैटेगरी आपको ये समझ में आई कि कम से कम अगर एक भी कोण आपको 180 डिग्री से ज्यादा दिखा, कॉनकेव कहलाया। कोई भी, मतलब सभी कोण अगर 180 डिग्री से छोटे हैं तो वह आपका कॉन्वेक्स कहलाया। फिर से पॉलीगन की दो और कैटेगरी मैं आपको समझाता हूं। पॉलीगन अर्थात बहुभुज की दो मैं और कैटेगरी समझाने की आपको कोशिश करूंगा। एक आपका बहुभुज जो होगा वो रेगुलर कहलाएगा। एक बहुभुज आपका रेगुलर होगा, दूसरा इरेगुलर होगा। रेगुलर का अर्थ होता है नियमित, नियमित या सम कह सकते हैं आप, हिंदी में इसको सम भी कह सकते हैं। एक अनियमित हुआ, अनियमित, आप इसको विषम भी कह सकते हैं, विषम भी कह सकते हैं। दोनों के बारे में समझने की कोशिश करिए। अपनी कॉपी में जरूर यहां पर मेंशन कर देना कि दो प्रकार के बहुभुज हमको प्राप्त होंगे। एक रेगुलर होगा जिसको नियमित या सम बहुभुज कहेंगे, एक इरेगुलर होगा जिसको अनियमित या हम विषम बहुभुज कहेंगे। लिखिएगा कॉपी में, क्या होता है रेगुलर मतलब सम बहुभुज। ध्यान से समझिएगा, कोई भी बहुभुज जिसके सभी भुजाएं, आप लोग अपने शब्दों को, मतलब मेरे शब्दों को अपने दिमाग में सेट करिएगा। सभी भुजाएं समान हो, सभी भुजाएं समान हो, सभी कोण समान हो, सभी कोण समान हो। दो बातें हमने आपको बताई। मैंने कहा जब कभी भी कोई एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान हो और सभी कोण आपस में समान हो, वह रेगुलर अर्थात नियमित बहुभुज या सम बहुभुज कहलाता है। जैसे आपने सुना होगा समबाहु त्रिभुज, सुना है ना। जब सभी भुजाएं किसी एक त्रिभुज की बराबर हो तो वह इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज कहलाता है। उसके सभी कोण भी समान होते हैं क्योंकि सभी कोणों का मान 60 डिग्री के बराबर होता है। ऐसे ही आपने वर्ग सुना होगा, वर्ग मतलब जिसमें सभी भुजाएं, या कहते हैं चारों भुजाएं समान है तो वह वर्ग कहलाता है। सभी कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो मैंने कहा एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण परस्पर आपस में, मतलब ऐसा नहीं कि भुजा कोण के, सभी भुजाएं और सभी कोण परस्पर समान हो, वह सम बहुभुज अर्थात रेगुलर पॉलीगन या हम कह सकते हैं सम बहुभुज कहलाता है। अब यही चीज पलट दीजिए, इरेगुलर हो जाएगा। सभी भुजाएं और सभी कोण क्या हो, असमान हो, असमान हो। ऐसा नहीं कि सभी असमान हो सकता है दो तीन आपस में समान भी हो और कुछ असमान हो। अब ये जरूरी नहीं कि मैंने फिक्स कर दिया कि सभी भुजाएं आपस में असमान हो, सभी कोण आपस में असमान हो सकता है दो तीन ऐसे कोण हो आपस में जो समान दिख रहे हो, बाकी बचे असमान हो, लेकिन सभी समान नहीं है। शब्द को सुनिएगा, इसमें हम कहेंगे सभी समान ना हो। सभी समान ना हो मतलब सभी भुजाएं समान ना हो, सभी कोण समान ना हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी असमान ही हो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि सभी भुजाएं असमान हो, समान ना हो और सभी कोण समान ना हो, तो उसको हम इरेगुलर अर्थात अनियमित बहुभुज कहलाएंगे, मतलब उसको हम कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यह बात आपको कंफर्म करना होगा और इसको नोट करना होगा। इस फैक्ट को लेकर अब हम इनकी प्रॉपर्टीज, इनसे संबंधित जो नियम होते हैं जिनका उपयोग प्रश्नों को हल करने के लिए किया जाता है, उस पर करने जा रहे हैं। 5-10 मिनट तक कॉन्सेप्ट को और समझिएगा। अब आप किसी भी बहुभुज की बात करिए, चाहे वो जैसा बहुभुज हो, अगर कोई भी बहुभुज है, ध्यान से सुनिएगा, वो दोनों प्रकार का हो, वो चाहे वो रेगुलर है, चाहे वो रेगुलर है, चाहे वो इरेगुलर है, हम दोनों बहुभुज के बारे में हम आपको कुछ जानकारियां देंगे। क्या देंगे सुनिएगा। पहली जानकारी मैं देने जा रहा हूं,
मैंने कहा कि बहुभुज कोई भी हो, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो इरेगुलर हो, हम हर से संबंधित कुछ जानकारियां आपको देने जा रहे हैं। लिखिएगा सब लोग कॉपी में। सभी, चाहे वो रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, सभी आंतरिक, आंतरिक मतलब इंटीरियर कोणों, सभी आंतरिक कोणों का योग, सभी आंतरिक कोणों का योग, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग जनरली लिखते हैं 2n-4 इंटू 180 डिग्री, 90 डिग्री, सॉरी 2n-4 इंटू 90 डिग्री। अगर मैं यहीं से दो कॉमन कर लूं तो ये हो जाएगा n-2 इंटू 90, या मैं लिख सकता हूं सभी आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री हो जाता है। यह रूल बनकर आया कि कोई भी बहुभुज हो उसके सभी आंतरिक कोणों का जोड़ n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। जैसे त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का जोड़ क्या होता है? प्रत्येक आंतरिक कोणों का जोड़ आपको पता है 180 डिग्री होता है। कैसे? त्रिभुज में तीन भुजाएं, 3-2 गुणे 180, तो 1 गुणे 180 बराबर 180 होगा त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग। चतुर्भुज में आपने पढ़ा होगा 360 होता है ना, तो 4-2 गुणे 180 कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 गुणे 180, अर्थात आपका यहां पर 360 डिग्री हो गया। किसी पंचभुज की बात करें जिसमें 5 भुजाएं हो, 5-2 गुणे 180 कर दें, अर्थात 3 गुणे 180 कर दें, तो भैया ये आपका 540 डिग्री हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि भुजाओं की संख्या आपको प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग बता देगी। तो प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। वो चाहे कैसा भी बहुभुज हो, चाहे वो रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, चाहे वह नियमित हो चाहे वह अनियमित हो। ध्यान से सुनिएगा। तो हमें एक कंक्लूजन यहां से मिल गया कि सभी आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। इसको लिख लीजिएगा। दूसरी लाइन ध्यान से सुनिएगा, सभी बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही होगा। चाहे वो जैसा बहुभुज हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे पंचभुज हो, खटभुज हो, सप्तभुज हो, किसी भी प्रकार का अगर बहुभुज है उसके सभी बाह्य कोणों का जोड़ हमेशा और हमेशा 360 डिग्री ही होगा। जैसे मान लीजिए आपका एक त्रिभुज है, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इसके प्रत्येक कोणों की बात करें, सपोज करिए 80 है, यह 40 है, यह 60 है। ऐसे मैं बना देता हूं, थोड़ा अच्छे से आप लोग समझ लें, कंफ्यूजन किसी को ना होने पाए। कोई भी एक जनरल त्रिभुज मेरे पास था, मैंने कहा भैया यह 80 है, यह 40 है और यह 60 है, क्योंकि आपको पता है सभी कोणों का जोड़ 180 अंश होना चाहिए। तो 80, 40, 120, 60। अब इधर आगे बढ़ जाएंगे तो लीनियर पेयर आपने पढ़ा था, तो यह आपका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यह आपका कितना होगा? 140 होगा। यह आपका कितना होगा? 120 होगा। अब आप प्रत्येक को जोड़ दीजिए बाह्य को, आपको 360 नजर आएगा। चाहे वो जैसा बहुभुज हो, चाहे वो आपका त्रिभुज हो, चाहे आपका चतुर्भुज, पंचभुज, खटभुज, कुछ भी हो, उनके सभी बाह्य कोणों का जोड़ हमेशा और हमेशा 360 डिग्री ही होता है। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आगे बढ़ता हूं मैं, यह बात आपको समझ में आई होगी, अगर तो आप अगले पॉइंट की तरफ मूव ऑन होइएगा। कोई भी बहुभुज होगा उसके प्रत्येक, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक आंतरिक प्लस प्रत्येक बाह्य, प्रत्येक आंतरिक और प्रत्येक बाह्य कोण का मान जो होगा वह हमेशा 180 डिग्री ही होगा। कोई भी बहुभुज है उसके प्रत्येक आंतरिक और प्रत्येक बाह्य कोणों का मान हमेशा 180 डिग्री होता है। तो कभी अगर मान लीजिए हमको प्रत्येक आंतरिक पता है तो हम प्रत्येक बाह्य निकाल सकते हैं, प्रत्येक बाह्य पता है तो प्रत्येक आंतरिक निकाल सकते हैं, अपनी जरूरत, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यह मान लीजिए त्रिभुज था, देखिए ये तो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 60 डिग्री है तो जाहिर सी बात यह 120 होगा। यह मान लीजिए आपके पास 70 डिग्री था तो यह जाहिर सी बात 110 डिग्री होगा। तो जुड़कर दोनों लीनियर पेयर जनरेट करते हैं, रेखीय युग्म बनाते हैं। इसलिए मैंने एक कंक्लूजन यहां पर निकाला कि प्रत्येक आंतरिक और प्रत्येक बाह्य कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। एक जानकारी हो गई। एक और जानकारी आपको होनी चाहिए कि कोई भी अगर फिगर है, जैसे त्रिभुज को छोड़ दीजिए, चतुर्भुज से शुरू करिए, मैं त्रिभुज के बारे में बताऊंगा क्यों छोड़ दीजिए। आपने एक शब्द सुना होगा विकर्ण,
विकर्ण सुना होगा आप लोग, जिसको कहते हैं डायगोनल। डायगोनल जो कोई भी फिगर में होता है वह दो विपरीत बिंदुओं को मिलाता है। क्या करता है? विपरीत बिंदुओं को, विपरीत बिंदु अर्थात वर्टेक्स को मिलाने वाली रेखा होती है, मिलाने वाली रेखा होती है। तो अगर कोई भी फिगर है, जैसे त्रिभुज में तो आपको पता है कि सारे बिंदु एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मिले होते हैं, इसमें तो कोई डायगोनल का सवाल ही नहीं है। लेकिन जब यही चीज चतुर्भुज से प्रारंभ हो तो विपरीत बिंदुओं को मिलाने से देखिए, यह रेखा बनी, यह विकर्ण कहलाई, यह रेखा बनी, यह विकर्ण कहलाई। अगर यही पंचभुज होता, अगर यही पंचभुज होता, ध्यान से देखिएगा, पंचभुज होता ऐसे, ये देखिए 5 भुजाओं से घिरी आकृति, इस समय भी हम विपरीत बिंदुओं को मिला के विकर्ण जनरेट कर सकते हैं। जैसे इसको इससे मिला सकते हैं, 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 इसको इससे मिला सकते हैं। कोई खटभुज हो, उसमें हम प्रत्येक विपरीत बिंदुओं को मिला सकते हैं। तो प्रत्येक विपरीत बिंदुओं से मिलाने से रेखा को हम विकर्ण कहते हैं। और हमारे यहाँ परीक्षा में पूछा जाता है कि किसी भी, आप लोग लिखते जाइएगा, जिसको पता हो लिखते जाइएगा, मोटिवेशन के लिए एक दूसरे को मोटिवेट करिए और प्रॉपर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए सभी का, सभी लोग को, अगर जिसको पता है लिखता जाए। मैंने कहा अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी रेगुलर या इरेगुलर त्रिभुज को छोड़ दिया जाए, क्योंकि त्रिभुज में तो विपरीत बिंदु है ही नहीं है, जो सब हैं सब एक दूसरे से मिले ही हुए हैं। अगर किसी भी बहुभुज की बात करें, उसके जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं, विकर्णों की संख्या जिसको हम लोग कहेंगे, विकर्णों की संख्या किसी भी बहुभुज में वो होती है n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2, n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2 होती है। फार्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल पता करने के लिए। जैसे इसमें देखिए कितनी भुजाएं हैं, 4, इसमें कुल कितने विकर्ण दिख रहे हैं, 2। फार्मूले पे जाइए, 4 गुणे 4 में से 3 निकाले, 1/2, 2 दूना 4, देखिए कितने विकर्ण आए, 2। पंचभुज में देखिए कितने विकर्ण दिख रहे थे, 1 2 3 4 5, 5 गुणे 5 माइनस 3 करेंगे, 2/2 करें, 2 2 से कटा, कितने विकर्ण आए, 5। कोई खटभुज होगा तो 6 गुणे 6 माइनस 3, 3 होगा, बटा 2 करिए, 2 तिया 6, 3 तिया 9 होगा। तो विकर्णों की संख्या अगर मुझे किसी भी बहुभुज का पता करना है तो उसके लिए रूल क्या बन गया, n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। इससे हम किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या को पता कर सकते हैं। ये 4 जानकारी मैंने आपको दी, वो किसी भी बहुभुज की थी, वो चाहे रेगुलर हो चाहे वह इरेगुलर हो। इन 4 जानकारियों को आराम से आप लोग करने की कोशिश करिए। अब बात मैं करता हूं केवल रेगुलर बहुभुज की, मतलब रेगुलर पॉलीगन की। रेगुलर पॉलीगन की मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा, मतलब समबहुभुज के बारे में मैं कुछ और बातें आपको बताने की कोशिश करता हूं। ध्यान से सुनिएगा समबहुभुज के बारे में। अगर हम बात करें किसी समबहुभुज की, ध्यान से सुनिएगा, तो समबहुभुज के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले समझने की कोशिश करिएगा, प्रत्येक आंतरिक कोण। अब आपको ये पता है कि कोई भी समबहुभुज होगा तो उसके सभी आंतरिक कोण समान होते हैं, यह बात आपको पता है। तो सभी आंतरिक कोणों का मान निकालने के लिए आपके पास 2-3 तरीके हैं। ध्यान से सुनिए कौन कौन से तरीके हैं। पहला तो यही होगा कि आप सभी आंतरिक कोणों का जोड़ कर लें, उसके बाद भुजाओं की संख्या से इसको डिवाइड कर दें, ये आपको प्रत्येक आंतरिक कोण पता चल जाएगा। मैंने क्या लिखा कि अगर हमें किसी समबहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों का मान पता करना हो, जैसे अगर मान लीजिए, आपने याद करिए, सोचिए कि अगर हम एक समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो समबाहु त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है। तो सभी कोणों का मान कितना होता है, 180 को 3 से भाग दे देते हैं, 60 डिग्री के बराबर होता है। ऐसे हम अगर वर्ग की बात करें तो सभी कोणों का जोड़ 360 होता है, मैं उसको 4 से भाग दे दूं तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जाता है। हमको अगर कोई भी बहुभुज दिया है, हम उसके सभी आंतरिक कोणों के योग को अगर हम n मतलब भुजाओं की संख्या से भाग दे दें तो हमें प्रत्येक आंतरिक कोण का मान पता चल जाता है। हालांकि मैं इसको और इजी प्रोसेस से बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए केवल यही फार्मूला अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक बाह्य कोण का मान 360 डिग्री डिवाइड बाई n होता है।
प्रत्येक बाह्य कोण का मान अगर मुझे पता करना है तो हम 360 डिग्री जानते हैं, प्रत्येक बाह्य कोण का योग होता है, उसको n मतलब भुजाओं की संख्या से हम विभाजित कर दें तो हम प्रत्येक बाह्य कोण का मान आराम से पता कर सकते हैं। ये बहुत आसान हो गया कि आपको प्रत्येक बाह्य निकल गया। अब सोचिए जब प्रत्येक बाह्य निकल गया तो हम 180 से घटा दे तो हमें प्रत्येक आंतरिक नहीं पता चल जाएगा। बहुत इजी है। अब आप सोचिए 360 को आप n से भाग दीजिए, जो आया प्रत्येक बाह्य है। हमको क्या जरूरत है इस फार्मूले को अप्लाई करने की, हम सीधा सीधा 180 से इसको घटा दें, आपको प्रत्येक आंतरिक पता चल जाएगा। तो आप समझ लीजिए, इसलिए हम यहां पर एक शब्द और लिख देते हैं कि प्रत्येक आंतरिक बराबर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री डिवाइड बाई n, मतलब प्रत्येक बाह्य को हम यहां पर हमने जो लिखा है पहले ऐसे लिखिए 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री डिवाइड बाई n। आप 180 से क्या करिए 360 डिग्री डिवाइड बाई n को घटा दीजिए, आपको प्रत्येक बाह्य प्रत्येक आंतरिक आपको पता चल जाएगा। अब एक जानकारी और इसमें रख लीजिए आप सभी लोग, जैसे मैंने इन सब के बारे में बताया, कभी कभी आपको प्रत्येक बाह्य कोण पता होता है। ध्यान से सुनिएगा, जब प्रत्येक बाह्य कोण पता है, बाह्य कोण दिया गया हो, प्रत्येक बाह्य कोण दिया गया हो, सपोज करिए वो x डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या जो होगी वह आपकी 360 डिग्री डिवाइड बाई x डिग्री हो जाएगी। अगर मान लीजिए प्रत्येक बाह्य कोण हमको पता है, आप 360 को x डिग्री से मतलब प्रत्येक बाह्य से आप विभाजित कर दीजिए, आपको भुजाओं की संख्या आराम से पता चल जाएगी। ये सब बातें किसके लिए थी, एक रेगुलर अर्थात समबहुभुज के लिए थी। आप इन सब चीजों को जब आप फेस करेंगे तो बहुत ही आराम से और बहुत ही इजी वे में आराम से कर पाएंगे। ये कुछ जनरल बातें थी जो बहुभुज के प्रोसेस को, बहुभुज के कॉन्सेप्ट को आपको समझा रही हैं। मेरे ख्याल से आप लोग इसको समझ रहे हैं और सीख रहे हैं। अभी तक की सारी बातें आप सभी को क्लियर हुई कि नहीं हुई, मुझे एक बार कंफर्म करिए। हम लोग अब प्रैक्टिस सीट पर आते हैं, तब तक अपने आप को आप रेडी कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए पेन कॉपी उठा लीजिए। अब हम प्रश्न लेंगे और 20 प्रश्न करेंगे, तो आप सभी का लगातार लगा रहना भी जरूरी है। सब लोग प्रॉपर जुड़े रहिए और सब लोग प्रॉपरली एक एक प्रश्न के ऊपर अपना रिस्पांस दीजिए। हर प्रश्न को करने की सबकी जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूं कि सभी लोग रिएक्टिव रहें, हर प्रश्न को रिस्पांसिबिलिटी के साथ दें उत्तर उसका। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कहें, मैं उसको समझाने की कोशिश आप तक जरूर करूंगा। जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा का यह जो कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से समझिएगा। संस्थान जिसके लिए एग्रेसिव है, जिसके लिए पूरी तरह से तन्मयता के साथ जुड़ा हुआ है, उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन मैं संस्थान की तरफ से और दे देता हूं, आप लोग उसको भी दिमाग में रख लीजिएगा। ये जो कुछ ऑथेंटिक व्हाट्सएप नंबर दिए जाते हैं बैच से जुड़ने के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है संस्थान की तरफ से आपको देने की। यह व्हाट्सएप नंबर, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं जुड़ पाए बैच में, उनके लिए मैं आपको यह सूचना दे देता हूं कि आप 838296676779 इस पर जूनियर एंट्री करके मैसेज करिए, संस्थान से आपको रिस्पांस तुरंत मिलेगा। और एक जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि यह टेलीकॉल बार बार हम लोग देते हैं, क्योंकि हम ही लोगों के पास इतने सारे रिस्पांस मैसेज आते हैं आप ही लोग के द्वारा कि असर हमको कैसे अपनी प्रॉब्लम, अपनी डाउट को क्लियर करें। यह कुछ नंबर्स हैं जो बार बार हर वीडियोस में हम लोग बताते हैं, 9076605751 234 ये जितने भी नंबर है आप देखिए सीरीज के नंबर हैं, आप इन पे किसी भी असुविधा के लिए फोन कर सकते हैं। किसी भी असुविधा के लिए फोन करिए। एक IVR नंबर भी है, आप इस पे भी कॉलिंग करके अपनी किसी भी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। चलिए अब समय नहीं गंवाते हैं, सीधा सीधा हम लोग आ जाते हैं प्रैक्टिस पर। पेन कॉपी सबकी रेडी है ना? पेन कॉपी सबकी रेडी है तो प्रैक्टिस पर आ जाइए। एक एक प्रश्न उठाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आज यहीं से फाइनल कर लेंगे। शुरू किया जाए, बताएं। पहले प्रश्न से शुरुआत किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, किसी खटभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा। खटभुज मतलब 6 भुजाओं से घिरी आकृति। प्लीज सब लोग कमेंट करिए, मैं कमेंट लेना चाहता हूं लोग के, आप लोग रिस्पांस करिए। अभी यहां पर रिएक्टिव रहना बहुत जरूरी है। खटभुज मतलब n बराबर 6, मतलब 6 भुजाएं हैं
सभी कोणों का योग लिखेंगे। आपको पता है 6 - 2 होगा ना, n - 2 इंटू 180 होगा, 6 - 2 इंटू आप 180 कर दे, अर्थात 4 गुणे मैं यहां पर 180 करूंगा, 18 चौके 72 होता है 720 डिग्री। 720 डिग्री ओरल इस प्रश्न का उत्तर है। आप n - 2 इंटू 180 कर दीजिए, आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ये लगातार आपके रिस्पॉन्स है, जो आपके रिस्पॉन्स हमें इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि आप प्रॉपर पढ़ रहे हैं। अब आप देखिएगा, आपको सब स्पष्ट होगा। कहा गया अगले प्रश्न में, किसी पंचभुज, पंचभुज मतलब 5 भुजाएं, n बराबर 5 के 4 कोणों के मान दिए गए हैं, 130, 85, 108, 82 हैं, तो 5वें कोण का माप क्या होगा? कितने लोग कमेंट करके बता सकते हैं? सबसे पहले, अगर वह पंचभुज है तो उसके सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होगा? 5 - 2 गुणे 180 बराबर 3 गुणे 180 मतलब 540 डिग्री। अब हमको ये पता करना है कि जो कोण हमको दिए गए हैं 130, 85, 108 और 82, अगर हम सभी को जोड़ दें तो जोड़ दीजिए, देखिए कितना मिलता है आपको। क्या मिल जाएगा? जो आ जाए उसको आपको क्या करना है, 540 डिग्री से घटा देना है। तो अभी आप ध्यान से देखिएगा, 8 5 ऐसे जोड़ सकते हैं, नॉर्मली जोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप जैसे मन करे वैसे जोड़ सकते हैं। 135 डिग्री, देखिए लगातार हमें लोग उत्तर बता रहे हैं और सही बता रहे हैं। 8 5 13 2 15 कैरी 1, 3 1 4 8 12 8 20 0 2 मतलब एक तरह से 2 2 4, 405 डिग्री को अगर हम इसमें से घटा देते हैं 135 डिग्री इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया गया है। सभी कोणों को जोड़ दिया तो 405 डिग्री आया है, और 405 को सभी आंतरिक कोणों के योग अर्थात 540 से घटा दे तो आपको इन सभी, मतलब वो जो 5वां कोण जो अननोन था, जो नहीं पता था, वह मान हमको पता चल जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपका 135 डिग्री हो गया। अगले प्रश्न पर रिस्पॉन्स आपको देना है, बताएं सभी लोग। अभी यही तो हमने किया था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था। किसी समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप क्या होगा? देखिए ध्यान से इसको समझिएगा, समबाहु की बात कर रहा है, मतलब रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा है। रेगुलर की बात कर रहा है, n बराबर 5 है, मतलब समबाहु पंचभुज है। अगर मैंने जैसे अभी इस प्रश्न के को सॉल्व किया तो सभी आंतरिक कोणों का जोड़ हमको जैसे पता चला था 540 डिग्री, अभी पिछला प्रश्न यही तो था। अगर मैं इसको 5 से भाग दे दूं तो 5 से भाग देंगे तो 108 डिग्री आ जाएगा, मतलब सभी आंतरिक कोणों का जोड़ कितना होगा? 108 डिग्री। 108 डिग्री इस प्रश्न का उत्तर तो होगा, लेकिन हम चाहें तो इसको और तरीकों से भी कर सकते हैं। जैसे कैसे, आप ध्यान से सुनिएगा। आपने देखा कि n का मान तो 5 है, साफ साफ दिख रहा है, मतलब भुजाओं की संख्या 5 है। आप चाहें तो प्रत्येक बाह्य निकाल दें, प्रत्येक बाह्य निकाल दें। कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से सोचिएगा। आपको बताया गया 360 डिग्री आप 5 कर दीजिए, मतलब भुजाओं की संख्या से। 5 सत्ते 35 होता है, 5 दूना 10, 72 डिग्री आ गया प्रत्येक बाह्य। अब आपको ये बताया था मैंने कि अगर प्रत्येक आंतरिक निकालना है तो प्रत्येक आंतरिक निकालने के लिए आप 180 से प्रत्येक बाह्य को माइनस कर दीजिए। 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री कर दीजिए, 108 डिग्री यहीं से पता चल जाएगा। ये तो तब आसान था जब हमने 540 हमको पता था, नहीं तो सबसे पहले तो आप कोणों का योग करते तो 540 आता। नहीं तो मैंने क्या किया, भुजाओं की संख्या को से मैंने 360 को भाग दिया, प्रत्येक बाह्य निकला। प्रत्येक बाह्य को हम 180 से घटा दें तो हमें प्रत्येक आंतरिक अर्थात 108 डिग्री पता चल जाएगा, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिया गया है। चौथे नंबर पर आ जाएं, क्या बोला है बताइए, कमेंट करिए सब लोग। किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का, ये भी उसी तरह का प्रश्न है, किसी समबाहु बहुभुज अष्टभुज, अष्टभुज मतलब 8 भुजाएं के प्रत्येक अंतःकोणों का मान हमको बताना है। आपके पास दोनों प्रोसेस हैं, आप सभी कोणों का योग करके 8 से भाग दे दीजिए, या तो आप सबसे पहले भुजाओं की संख्या निकाल दे, सॉरी प्रत्येक बाह्य निकाल दे, क्योंकि आपको प्रत्येक भुजाओं की संख्या तो पता ही है, n बराबर 8 है। प्रत्येक बाह्य अगर मैं निकाल दूं, प्रत्येक बाह्य है तो कैसे निकलेगा? 360 को हम 8 से भाग दे दें, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 45 डिग्री आ रहा प्रत्येक बाह्य। 180 से 45 घटा दें, 135 डिग्री। 135 डिग्री डी ऑप्शन आपके इस प्रश्न का उत्तर है, जो कि आप डी ऑप्शन में देख पा रहे हैं। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। 135 डिग्री आप लगा सकते हैं राइट आंसर के तौर पर, सही उत्तर आपके सामने बनकर आ रहा है। यह आप सभी को
यह आप सभी को कंफर्म होना चाहिए, एकदम से श्योर होना चाहिए। आप चाहें तो प्रत्येक आंतरिक कोणों का मतलब सभी आंतरिक कोणों का योग कर सकते थे, उसके बाद भी कर सकते थे, कोई फर्क कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अगला देखिए एक सप्तभुज मतलब 7 भुजाएं, n बराबर 7, कोई सप्तभुज है जिसमें 7 भुजाएं हैं, इनके पहले प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग बताइए, सम ऑफ एंगल्स, या हम कह सकते हैं प्रत्येक कोणों का योग, प्रत्येक कोणों का योग, प्रत्येक कोणों का योग निकालिए। क्या होगा 7 माइनस 2 गुणे 180, तो कितना होगा भाई 5 गुणे 180 मतलब 18 95 900 डिग्री होगा, 900 डिग्री होगा। अब इसने कहा कि इनके जो कोण हैं वो किस अनुपात में है। आप सभी लोग उत्तर कर सकते हैं, जो लोग का हो जाए प्लीज बताने की कोशिश करिए और जल्दी से जल्दी उत्तर करिए। 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 7 अनुपात 8, ए है अनुपात। चलिए इन अनुपात में हम ब्रेक करने के लिए हम अनुपाती पदों को जोड़ दें, 3 6 10 15 7 22 8 30, कितना हो रहा 30, अनुपाती पदों का जोड़। 30 की तुलना किससे कर दें 900 से, एक का मान क्या होगा 30 या 90 30 होगा, तो सबसे छोटा कोण आपका क्या हो रहा है 30 डिग्री। सबसे छोटा कोण यहां पर कितना आ रहा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री सबसे छोटा कोण आपका बन जाएगा। आप सभी लगातार रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे जैसा दिख रहा है आप लोग के रिएक्शन से कंफ्यूजन तो नहीं दिख रही है। हो किसी को तो जरूर बताएं, फिलहाल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो तो ऐसा कोई नहीं कि आप अपने मन में कुछ दबा के रखें, कोई भी बात हो हमसे जरूर कहें, मैथ्स से संबंधित, क्योंकि आप मैथ्स में से पढ़ रहे हैं, आपको कहना चाहिए, आपका हक है। ए ऑप्शन 30 डिग्री राइट उत्तर आपके इस प्रश्न का बनकर आ रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिएगा और इसके उत्तर को बताने की कोशिश करिएगा। प्रश्न क्या है, यदि एक समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1440 डिग्री है तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, बहुत आराम से आप बता सकते हैं। आपने देखा कि उसके सभी अंतःकोणों का योग 1440 डिग्री दिया है, 1440 डिग्री दिया है। अब आप सभी अंतःकोणों का जोड़ का नियम जानते हैं, n-2 इंटू 180 होता है, इसके साथ इसको समतुल्य कर दीजिए, बहुत आराम से आप उत्तर बता सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये शून्य कटा 18 8 144 होता है, n बराबर 10 हो जाएगा। भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 10, पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर है, पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर है। आपने नियम पढ़ा है, किसी बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180 होता है, n-2 इंटू 180 इक्वल टू 1440 कर दें तो n का मान आपका 10 बन जाएगा। राइट उत्तर आप सभी इस प्रश्न का सही आंसर दे रहे हैं, करेक्ट है, n इक्वल टू 10, 10 करेक्ट आंसर। 7वां नंबर, किसी अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं, प्लीज कमेंट करें, मैं नहीं करूंगा, आप सभी करो। हाँ चलिए, आपका फूल मुझे स्वीकार है, अकबर जी आपका फूल स्वीकार है। आशीष राजपूत, गणित से मोहब्बत हो गई हो जानी चाहिए, बिल्कुल हो जानी चाहिए और करना चाहिए। आप इस चीज को, जो चीज आपको सफल बनाए, जो चीज आपके जीवन में एक बड़ी वैल्यू दे, उससे आपको मोहब्बत होनी चाहिए, वो आपके जहन में होना चाहिए, वो आपके दिल में बसा होना चाहिए। और ऐसा ही बसा लेना तो दूर नहीं है जब आप अपने सपने को सच कर सकेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी बाधा है, जो गणित है ना, ये सबसे बड़ी बाधा है। मुझे लगता है कि आप दूर कर सकते हैं, लेकिन मोहब्बत करके ही करिए, दिल लगा दीजिए इससे, तभी ये चीजें आएंगी। किसी अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं, बताएं कितने विकर्ण होते हैं। विकर्णों की संख्या के लिए मैंने आपको बताया था n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2 होता है। तो अष्टभुज मतलब 8 है, 8 में से 3 निकलेगा, 5/2 कर दें, 2 चौके 8 हुआ, 4 पंचे 20 हुआ। कितने विकर्ण आए, कुल 20 आए। तो 20 विकर्णों की संख्या यहां पर इस प्रश्न का उत्तर है, जो कि आप लोग नोट कर सकते हैं। 7वें के बाद 8वें नंबर पर आए 100 भुजाओं वाले, देखिए एक ऐसा बहुभुज है जिसमें कुल 100 भुजाएं, 100 साइड्स हैं। बहुभुज में विकर्णों, विकर्णों थोड़ा सा गलत लिखा है, मुझे लग रहा है ऐसे कर लीजिए, अब ऐसे तो मैं और गलत कर दे रहा हूं, कि संख्या कितनी है 100 भुजाओं वाले। तो आप लिखेंगे 100 गुणे 100 में से 3 निकाल दें 97 डिवाइड बाई 2 कर दें, 2 से इसको डिवाइड करें 50 हो गया, एक शून्य बढ़ा दे, 5 सत्ते 35, 5 9 45, 3 48, 4850, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिया गया है। नोट कर लीजिएगा 4850 इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। संभवतः यह भी समझ में आया होगा कि यहां पर
इस प्रश्न का सही आंसर आपका कंफर्म हुआ, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिया गया है। अगले प्रश्न पर अपना रिस्पॉन्स सभी लोग दीजिएगा। बताएं, एक बहुभुज के 27 विकर्ण है, विकर्णों की संख्या कितनी है? 27। इसकी भुजाओं की संख्या बताएं। बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए रूल क्या है, पढ़िए, n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2, समझिएगा, बराबर क्या दिया है? 27। विकर्णों की संख्या 27 है। अगर मैं इस फॉर्मूले को, इस प्रोसेस को अप्लाई करूंगा तो समय लगेगा। समय कैसे लगेगा, ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि 27 मैं लिखूंगा, 27 दूना 54 होगा। n स्क्वायर माइनस 3n करूंगा बराबर 54 करूंगा। n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 54 बराबर 0 करूंगा। अब सोचिए, 9 छंग 54 होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण सुने ना आप लोग, बन गया। n स्क्वायर माइनस हम लिख दें 9n प्लस 6n माइनस 54 बराबर 0। आप लोग हमसे कहोगे सर आप क्या पढ़ा रहे हैं इसको? सही बात है, आपको कहना चाहिए। n माइनस 9 है, प्लस 6 कर दें, n माइनस 9 होगा बराबर 0। n का मान आपका यहाँ पर 9 हो जाएगा, अर्थात भुजाओं की संख्या पहले ही ऑप्शन में आपको दिख रही है। हम क्यों ये प्रोसेस लगाएं? नहीं लगाएंगे, हम ऑप्शन का सहारा ले लें, क्योंकि अब द्विघात समीकरण सॉल्व करने की स्थिति आपकी नहीं है और नहीं करिए आप लोग। आप सीधा सीधा भुजाओं की संख्या ले लें 9। 9 गुणे 9 में से 3 घटा दें तो 6 बटा आप 2 कर दें। 2 3 6 9 त्रिक 27 को वेरीफाई 9 ही तो कर रहा है। आप इनको करने की आपको कोई जरूरत नहीं, सीधा सीधा ऑप्शन को अप्लाई करिए, आप इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। 9 आप लगाइए, यही सही आंसर है। ठीक है, यही सही आंसर है, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं द्विघात समीकरण लगाने की, ऑप्शन पुट करिए, ऑप्शन से वैल्यू पुट करिए, आंसर आप बता सकते हैं। आगे बढ़िए। ये देखिए बड़ा अच्छा है, मैं कमेंट लूंगा इसके लिए, मैं कमेंट लूंगा। आप सभी लोग, ठीक है, आप सभी लोग उत्तर करें। हाँ, n भुजा वाले बहुभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने से बने बहिष्कोणों का योग कितना है? मुझे बताइए क्या होगा। बहिष्कोण सभी बाह्य कोण, कोई भी, हमने अभी आपको एक लाइन बताई थी शुरू में, कोई भी अगर आपका बहुभुज है, कमेंट करिए सब लोग, मैं इस चीज का आंसर जानना चाहता हूं आपकी तरफ से। मैं अपने से बताऊंगा तभी जब आप लोग बताओगे। देखिए ध्यान से, मैंने कहा अगर कोई भी बहुभुज होगा उसके सभी बाह्य कोणों का जोड़, मैंने कितना बताया था आपको? कितना बताया था? 10 का b। देखिए आप लोग का आंसर जो आ रहा है बी। नितेश जी बढ़िया करिए, आप लोग रिस्पॉन्स करिए। 10 का b, 10 का b, 10 का b, लगातार उत्तर आ रहा है। 4 समकोण के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, इसका मतलब सही है आप लोग। आपने बताया था, देखिए हमने ही अभी आप थोड़ी देर पहले इस पर डिस्कशन किया था कि सभी बहिष्कोण अर्थात बाह्य कोणों का जोड़ 360 डिग्री के बराबर होता है। जो स्पष्ट है, इतना नॉर्मल है, इसको हम 4 गुणे 90 डिग्री कह सकते हैं, जो एक समकोण होता है। तो यह 4 समकोण के बराबर है, अर्थात बी ऑप्शन अगर सब लोग प्रेफर कर रहे हैं तो आप एकदम करेक्ट कर रहे हैं। 4 समकोण शब्द बढ़िया है, इसको नोट कर लीजिएगा। 4 समकोण राइट आंसर आपके इस प्रश्न का जरूर बन जाएगा। अगले नंबर पर आ जाएं। इसको देखिए 11 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन है। किसी समबाहुभुज के बाह्य तथा अंतः कोणों का अनुपात 1:4 है। देखिए यह है बाह्य और यह अंतः। बाह्य तथा अंतः कोणों का अनुपात 1:4 है। बहुभुज के भुजाओं की संख्या निकालिए। बताइए आप सब लोग कमेंट करके। भुजाओं की संख्या पता करने के लिए हम बाह्य कोण निकाल लें। कैसे? आपको पता है बाह्य प्लस अंतः बराबर क्या होता है? 180। आंतरिक कोणों का योग कर दें तो 4 1 5, 5 बराबर 180, 1 बराबर 5 या 15, 5 30, कितना हो जाएगा? 36। 36 डिग्री प्रत्येक बाह्य हुआ। भुजाओं की संख्या निकालनी है तो आपको क्या करना होगा? 360, क्योंकि आपको पता है प्रत्येक बाह्य 360 होता है, डिवाइड बाई आप 36 कर दें तो आपको 10 पता चलेगा, अर्थात भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? पहले ऑप्शन 10 के बराबर हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन जो 10 है वही सही उत्तर है, और 10 आप लोग लिख सकते हैं करेक्ट आंसर के तौर पर। भुजाओं की संख्या आपकी 10 बनकर आएगी। तो नोट कर लीजिएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर और 10 होगी भुजाओं की संख्या, करेक्ट आंसर है। नोट करिए, आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न 11 के बाद 12वें नंबर पर आते हैं हम लोग यहां पर। अब आप लोग इसको बताइए, जो लोग बता सकते हैं। अगला प्रश्न, एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतः तथा बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी? बहुत ओरल प्रश्न है भाई ये। कहा है कि प्रत्येक अंतः तथा प्रत्येक बाह्य, अगर मैं थोड़ा सा समीकरण के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करूं,
मैं ऐसे चाहूं तो ओरली बता सकता हूं, ओरल है, उत्तर आपके सामने है, मैं चाहूं तो निकाल दूं, चाहूं क्या, निकालने की जरूरत थी आपके लिए। अब आप देखो, जैसे हमको इसने कहा है कि प्रत्येक अंतः तथा बाह्य, अभी क्लियर नहीं कौन अंतः कौन बाह्य है, दोनों के हिसाब से सोचना पड़ेगा। हमने कहा चलिए अंतर और बाह्य को हम एक्स वाई के तौर पर ले लें। अंतर 60 दिया है, योग आपको पता है कि 180 होता है। एक युगपत समीकरण सुना होगा आप लोगों ने, लीनियर इक्वेशन इन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, उसके हिसाब से अगर हम सॉल्विंग कर दें तो 2x बराबर 240 अर्थात x बराबर 120 हो गया। अगर x 120 होगा तो y 60 होगा। अब इसमें क्लियर कहां है कि कौन बाह्य है कौन आंतरिक है। हम भुजाओं की संख्या निकालने के लिए 360 को हम आंतरिक बाह्य कोण से डिवाइड करते हैं। अगर मैं 120 से डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, जो कहीं अवेलेबल नहीं है। अगर मैं 360 को 60 से डिवाइड करूंगा तो 6 आएगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। इसका मतलब जो प्रत्येक बाह्य है वो 60 है, प्रत्येक जो आंतरिक है वह आपका 120 है। तो आंतरिक 120 है, बाह्य 60 है, भुजाओं की संख्या 6 है। अब ये समीकरण बनाने की भी जरूरत नहीं है। सुनिए मेरी बात को, क्यों ना हम ओरल करें, इसको ओरल करने की कोशिश करें। इसने जो लाइन कही उस लाइन को पढ़िए। कहा है प्रत्येक आंतरिक और बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री का है। पॉसिबिलिटी सोचिए, मुझे पता है योग 180 अंश होता है, अंतर के लिए सोचिए तो आपको साफ साफ दिख रहा है, एक अगर 120 होगा तो दूसरा 60 होगा, जुड़कर दोनों 180 होंगे, अंतर दोनों का 60 होगा, साफ साफ दिख रहा है। अब इनमें हमको यह स्पष्ट नहीं है कि कौन बाह्य है कौन आंतरिक है। मैंने 360 को 120 से भाग दिया, मैंने 360 को 60 से भाग दिया, यहां से 3 आ रहा है, यहां से 6 आ रहा है, तो आप पता है कि 3 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं है, तो 6 ही ऑप्शन में उपलब्ध है, तो 6 हम लोग लगा देते सही उत्तर के तौर पर। कोई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी, आराम से यहां पर करने की कोशिश करते, आप उत्तर बता लेते। संभवतः आपको समझ में आई बातें। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आइए और उत्तर करने की कोशिश करिए। क्या है प्रश्न, ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नोट करें, क्या है प्रश्न। एक समबाहु बहुभुज, एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण उसके बाह्य कोण का 11 गुना है। अंतः जो कोण है, ध्यान से सुनिएगा, बाह्य कोण का 11 गुना है। कुल मिला के शब्द सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं कि जो अंतः कोण है बाह्य कोण का 11 गुना है, ए है। अंतः कोण जो है बाह्य कोण का 11 गुना है। इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या बतानी है। अंतः प्लस बाह्य होता क्या है, 180, अर्थात हम अगर अनुपाती पदों को जोड़ दें तो आएगा 12। 12 बराबर क्या होगा, 180। एक बराबर क्या होगा, एक बराबर होगा 15। क्या होगा, 15। एक बराबर 15, मतलब प्रत्येक बाह्य कितना हो गया, 15 डिग्री। अगर प्रत्येक बाह्य 15 हो गया तो भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटा आप 15 कर दें, 15 दूना 30, 15 चौके 60, कितना आ रहा है, 24। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर, डी ऑप्शन सही उत्तर 24 होगा भुजाओं की संख्या। प्लीज नोट डाउन दिस सॉल्यूशन, दिस आंसर 24। कोई कंफ्यूजन, प्लीज टेल मी, मुझे आप जरूर बताएं। अगर किसी को डाउट हो रही हो तो आप जरूर बताएं। 24 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, डी ऑप्शन नोट करें सभी लोग। इस प्रश्न के लिए सही आंसर आपके सामने है। 13 के बाद 14 नंबर पर आइए, 14। क्या है प्रश्न, देखिए पढ़िए। किसी समबाहु अष्टभुज, अष्टभुज मतलब 8 भुजाएं, कितनी हैं, 8 भुजाएं, के प्रत्येक अंतः कोण तथा बाह्य कोणों का अनुपात कितना होगा। ध्यान से सुनिएगा, किसी समबाहु अष्टभुज, सुनिएगा, के प्रत्येक अंतः और बाह्य कोणों का अनुपात क्या होगा। पढ़ते हैं, ये देखिए अष्टभुज है, अष्टभुज है। बाह्य की बात करिए, बाह्य तो हम लोग सीधा सीधा निकाल देते हैं, 360 बटा 8 कर दें, 8 चौके 32, 8 पंचे 40। अगर यह 45 होगा तो अंतः क्या होगा। पढ़ शब्द सुनिएगा, पहले अंतः बोला है फिर बाह्य बोला है, तो हमको इधर अंतः लिखना चाहिए था, उधर बाह्य लिखना चाहिए था। हालांकि कोई फर्क नहीं है, यह 135 होगा। 45 एके 45, 45 चौके, तो अंतः और बाह्य 4 अनुपात 1। अंतः और बाह्य आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। अंतः और बाह्य आपके पास क्या होगा, सॉरी 4 नहीं होगा, 3 होगा। 3 अनुपात 1 क्या होगा, 3 अनुपात 1 होगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर होगा।
सी ऑप्शन 3:1 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप लोग लगा सकते हैं। कैसे, ध्यान से फिर सुनिएगा। पहले भुजाएं कितनी थी? 8, बाह्य निकालिए 360/8 45, अंतः ऑटोमेटिकली 135 हो जाएगा क्योंकि 180 से घटाया, अंतः 135, बाह्य 45, 45 एक के 45 3 बार, 3:1। ये शब्द पढ़ा ना मैंने, अंतः तथा बाह्य, इसका मतलब 3:1 होगा। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। 15 नंबर पर पहुंच रहे हैं। 15 नंबर पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इसका उत्तर। सुनिएगा सब लोग और बताने की कोशिश करिएगा, ठीक। किसी समबाहु बहुभुज के सभी, अभी ये समबाहु बहुभुज मतलब हमको इसकी भुजाओं की कोई जानकारी नहीं है। किसी समबाहु बहुभुज जिसकी भुजाओं की कोई जानकारी नहीं है के सभी अंतः कोणों का योग उसके सभी बाह्य कोणों के योग का दुगुना है, वह बहुभुज क्या है? कमेंट करें। मैंने कहा किसी समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का जोड़ उसके सभी बाह्य कोणों के योग के का दुगुना है, वह बहुभुज क्या है? आपको पता है कि सभी बाह्य का मान क्या होता है? सभी बाह्य कितना होता है? 360 होता है। तो सभी ये तो सभी के लिए होता है ना, तो सभी आंतरिक क्या होगा? सभी आंतरिक क्या होगा? सभी आंतरिक 720 होगा। अब ओरल इतना पता है हम लोग को 720 खंडभुज पर होता है, 6 भुजाओं से घिरी आकृति के लिए होता है, यह पता है। लेकिन ना पता मान लो आपको हो तो कोई बात थोड़ी है। हम लिख दें n-2 इंटू 180 बराबर 720 लिख दिया जाए, 18 चौके 72 और n बराबर 6। वो तो देखने से ही क्लियर था कि 6 होगा, खटभुज होगा, लेकिन अगर हम प्रोसेस को भी दिखाएं तो 6 होगा, मतलब हेक्सागन होगा, मतलब खटभुज होगा। खटभुज इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो आप लोग नोट कर सकते हैं किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन आपके इस प्रश्न का सही आंसर है। आप सभी लोग यहां पर नोट करते जाइए और अगले प्रश्न पर पहुंचने की कोशिश करिए। 15 के बाद मैं आता हूं 16 नंबर पर। अब आप बताओ, इसके बारे में जानकारी दीजिए मुझे। इसको सुनिए, समझिए और सभी लोग रिस्पॉन्स करिए। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डाउन पड़ रहे हैं आप लोग। मोटिवेशन कम नहीं होना चाहिए, तेज होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। पढ़िए और बताइए। किसी समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण एक समबाहु खटभुज के प्रत्येक अंतः कोण का 9/8 है। इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? पढ़िए, बताइए। शब्द पहले सुनिए। किसी समबाहु बहुभुज, कोई जानकारी नहीं इसके बारे में, कि प्रत्येक अंतः कोण एक समबाहु खटभुज, समबाहु पहले खटभुज की बात कर रहा है, खटभुज मतलब n बराबर 6 के प्रत्येक अंतः, अगर हम इसके प्रत्येक अंतः की बात करें तो इसका जो प्रत्येक अंतः होगा वह कितना होता है? 120 होता है। कैसे पता चलेगा? 360 को 6 से डिवाइड करिए, 6 से डिवाइड करें तो 60 होगा, 180 से घटा दें तो इसका प्रत्येक अंतः 120 होगा। इसका प्रत्येक अंतः कितना होगा? 120 होगा। कह रहा है इसका प्रत्येक अंतः एक समबाहु खंडभुज के प्रत्येक अंतः कोण का 9/8। तो इसका प्रत्येक अंतः देखिए क्या होगा, जिस बहुभुज की बात आप कर रहे हैं उसका प्रत्येक अंतः जो होगा 9/8 गुणे 120 होगा। 4 दूना 8 होता है, 4 30 बार, 3 15, 9 135। प्रत्येक अंतः कितना हो गया? 135 डिग्री। अब प्रत्येक अंतः भाई अगर 135 है तो इसका प्रत्येक बाह्य क्या होगा? प्रत्येक बाह्य क्या होगा? आप कहोगे सर प्रत्येक बाह्य 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45। क्यों? 180 से हम 135 को घटा दें तो प्रत्येक बाह्य 45 हो जाएगा। भुजाओं की संख्या निकालनी है, 360/45 कर दें, 360/45 कर दें तो 45 कितना बार जा रहा है? 45 कितना बार जा रहा है? 8 बार जा रहा है। 45 8 बार जा रहा है, 45 8 बार, अर्थात n का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए उपयुक्त आंसर, करेक्ट आंसर होगा। फिर सुनिएगा, इस प्रश्न को समझने की कोशिश करिएगा, जो मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। कहा गया कि आप पूरी बात को सुनिए। मैंने कहा किसी समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण किसी समबाहु खंडभुज के प्रत्येक अंतः कोण का 9/8 है। इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी? आप सभी लोग इसका उत्तर करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश, मतलब उत्तर तो बता ही दिया। एक बार सुनिए, खंडभुज अर्थात n बराबर 6 भुजाएं,
इसके प्रत्येक आंतरिक क्या होंगे 120। कैसे पता चलेगा, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आंतरिक पर डिपेंडेंट है। तो आपने देखा कि सबसे पहले भुजा, पहले हम बाह्य निकाल दें, बाह्य 60 होगा, आंतरिक 120 होगा। अब इससे हम इसके आंतरिक की तरफ जाएं जो कि 9/8 है, इसका मतलब 135 है। अगर प्रत्येक आंतरिक 135 है तो प्रत्येक बाह्य 45 होगा। 45 से 360 को भाग दे दीजिए, n बराबर 8 हो जाएगा। भुजाओं की संख्या 8 हो गई। 8 नोट कर लीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको पता चल गया। अगले प्रश्न पर आइए, 17 नंबर ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिश करिएगा। जो लोग बता सकते हैं प्लीज रिस्पॉन्स करें। कहा गया दो समबाहु बहुभुजों की संख्याओं का अनुपात, दो समबाहु बहुभुजों की संख्याओं का अनुपात 1:2 है। उनके अंतःकोणों का मान 2:3 के अनुपात में है। इन बहुभुजों की भुजाओं की संख्या क्रमशः क्या है। आप सभी लोग यहां पर जो कर सकेंगे वो करने की कोशिश करें। जरूर बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। मैं जैसे दिखा रहा हूं यहां पर सॉल्यूशन करके, कहा गया बहुभुजों, अच्छा अगर देखा जाए तो सभी ऑप्शन 1:2 डेवलप कर रहे हैं। अब अगर हम 1:2 डेवलप कर रहे हैं, उनके हम प्रत्येक अंतःकोणों के लिए सोच लें, अगर वो 2:3 का अनुपात डेवलप कर ले तो वही उत्तर हो जाएगा। चाहे तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं, बट अगर प्रोसेस को फॉलो करिए, देखिए कैसे होगा। अगर इसमें भुजा n कर लें, इसकी भुजा 2n कर लें, इसकी भुजा n कर लें, इसकी भुजा 2n कर लें, हम प्रत्येक आंतरिक कोणों का अनुपात लगाएं, समझिएगा तो क्या होगा, n-2 इंटू 180, ध्यान से सुनिएगा, डिवाइड बाई n। डिवाइड बाई अगर हम लोग लिखें 2n-2 इंटू 180 इंटू डिवाइड बाई 2n, तो 2n तो ऊपर चला जाएगा। डिवाइड बाई क्या होगा बताएं, 2n-2 इंटू 180। देखिए क्या क्या कटा, पहली चीज n से कटा, 180 से कटा, और बराबर कितना हो रहा है बताएं, 2/3, तो 2 से कट गया इधर। अब जो जो बन रहा है उसको नोट करें। जैसे यहां पर n-2 है, यहां पर 2n-2 है, इक्वल टू 1/3 है। 3 को गुणा करें, 3n-6 है बराबर 2n-2 है। अब इसको अगर इधर करें तो n बराबर 4 है, -2 + 6, n अगर 4 है तो 2n आपका 8 है। इस साफ साफ समझ में आ रहा था, पहला ऑप्शन रिस्पॉन्स कर रहा है, पहला ऑप्शन 4 और 8 रिस्पॉन्स कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, 4 और 8 अब मैच कराते हैं ऑप्शन से। हमें क्या जरूरत है इतना ज्यादा प्रोसेस करने का, मैं यहीं से आपको मैच करवा के दिखाता हूं। ध्यान से सुनिएगा कैसे करेंगे। पहले कहा भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2, हालांकि सब में 1:2 दिया है। तो पहला ऑप्शन जैसे मैंने 4 और 8 लिया, इसके प्रत्येक आंतरिक कोणों के लिए हमने प्लान किया, तो देखिए क्या होगा, 4 - 2 कर दें, 4 - 2 कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 180 डिवाइड बाई 4 कर दें। इधर हम 8 - 2 कर दें, 6 गुणे 180 डिवाइड बाई हम 8 कर दें, 4 दूना 8 हो गया। ध्यान से समझिएगा, आप सभी लोग यहां पर अनुपात बना रहे हैं इसका। 180 से कटा, 2 से कटा। अगर हम लोग यहां पर सोचेंगे, 2 3 6, मतलब यहां पर ध्यान से देखिएगा, 4 दूना 8 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2:3 बना रहा है। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपकी इस प्रोसेस को, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करा दे रहा है। आप लोग 2:3 इसके लिए नोट कर सकते थे, मतलब एक तरह से 4 और 8 को पहले ऑप्शन के तौर पर लगा सकते थे। मतलब आप 4 भुजा और 8 भुजा को अगर भुजाओं की संख्या मान लेते और प्रत्येक आंतरिक कोणों के लिए हम लोग प्लान कर लेते, तो हम यहीं से डायरेक्ट आंसर बता सकते थे। ठीक, तो इससे हम लोग यहां पर आंसर कर सकते थे, आराम से उत्तर आपका बन जाता। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। ये देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है, आप सभी लोग इस पर भी रिस्पॉन्स करिए। दो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या में जो अनुपात है वो 5:4 है। दोनों बहुभुज के अंतःकोणों में अंतर 6 डिग्री का है। दोनों बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है, दोनों बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है। अब इसको भी हम लोग चाहें तो ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं, लेकिन पूरी बात सुनिएगा। 5:4 का अनुपात है। देखिए 5:4 किस किस में है, किस किस में है, पहले में है, दूसरे में भी है, 2 चौके 8 है, 2 पंचे 10 है। इसमें देखिए 3 चौके 12 है, 3 पंचे 15 है, मतलब डी में नहीं है और बाकी सब में है। डी में नहीं है, डी में क्योंकि 5 3 15 है, 5 2 10 है। तो मतलब अगर देखा जाए तो हम लोग यहां पर अगर ऑप्शन का सहारा लें तो ऑप्शन में 5 4 भी हो सकता है, 10 8 भी हो सकता है और 12 15 12 भी हो सकता है। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है कि उनके प्रत्येक बहुभुज के अंतःकोणों में जो अंतर है वो 6 डिग्री का है। जब हमने इसको परफॉर्म किया तो आपको जैसे 5 अगर हम लेके चले तो 5 में चीजें सेट नहीं होगी, क्योंकि देखिए
5 माइनस 2 करेंगे 3 गुणे 180 डिवाइड बाई अगर हम 5 करते हैं 5 दिया 15 5 अंक 30 108 डिग्री हो गया प्रत्येक बाह्य। और इसकी अगर हम बात करें 4 के लिए, अगर सोचे 4 माइनस 2 करें 2 गुणे 180 डिवाइड बाई अगर हम 4 करें 2 दूना 4 ये 90 हुआ, नहीं हो रहा है। इसको छोड़ दीजिए, काट दीजिए, सेट नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरे ऑप्शन की बात करिए, 10 और 8 को अगर हम लोग लेकर चलें तो 10 माइनस 2 कर दीजिए तो 8 होगा, 8 गुणे 180 कर दें डिवाइड बाई हम 10 कर दें। और इधर हम लोग अगर सोचे 8 माइनस 2 6 गुणे 180 कर दें डिवाइड बाई हम 8 कर दें। चेक करिए, देखिए 18 8 144 है, 4 दूना 8 है, 4 चौके 16 4 पंचे 20 है, 2 3 6 है, 135 है, तब भी नहीं सेट है, ये भी नहीं होगा। अंतिम में जब मैंने प्रयास किया किसको देखा, 15 और 12 को, तो जाहिर सी बात वही उत्तर हमारा बन जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, 15 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 गुणे 180 डिवाइड बाई 15 कर दें। और इधर हमने किया 12 माइनस 2 10 गुणे 180 डिवाइड बाई हमने 12 कर दिया। 15 12 हम में हो गया, 12 15 हम में हो गया। अब सुनिएगा, सब लोग समझने की कोशिश करिएगा, कितना हो जाएगा 156 डिग्री हो गया और 150 डिग्री हो गया। तो जाहिर सी बात दोनों के कोणों का अंतर 6 डिग्री हो गया। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। 15 और 12 आप लोग लगा सकते हैं राइट आंसर के तौर पर। तो राइट आंसर आपका 15 और 12 हो गया। आप सभी आराम से इस तरह के प्रश्नों का उत्तर कर सकते हैं। थोड़ा सा इफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप करोगे तो जरूर चीजें समझ में आएंगी। 18 के बाद हम 19 पर आते हैं। अब इसको बताइए, तुरंत बताइए सब लोग, कितने लोग का आंसर आ रहा है। यदि किसी n भुजाओं वाले समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण उसके प्रत्येक बाह्य कोण का दुगुना है तो n का मान बताएं। बताइए, कहा है प्रत्येक अंतःकोण प्रत्येक बाह्य कोण का दुगुना है तो n का मान बताइए। मैंने लिखा प्रत्येक अंतः, ध्यान से सुनिएगा, और प्रत्येक बाह्य, प्रत्येक अंतः और प्रत्येक बाह्य। अब इसको सॉल्व करिए आप सभी लोग। प्रत्येक अंतः प्रत्येक बाह्य कोण का दुगुना है, 2:1 का अनुपात होगा। और आपको पता है कि प्रत्येक अंतः प्रत्येक बाह्य मिलकर 180 होते हैं। जल्दी से उत्तर बताइए। तो 3 बराबर 180 कर दीजिए तो आपको प्रत्येक n का मान हमको निकालना है। n भुजाओं की बात की गई थी, तो आप 1 का मान यहां पर 60 हो जाएगा, मतलब प्रत्येक बाह्य 60 हो गया। 360 को अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो 6 आएगा, खटभुज है 6 आएगा। भुजाओं की संख्या आपकी कितनी हो गई, 6 हो जाएगी। आप अपने हिसाब से, ठीक है, ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको करने की कोशिश करो। भुजाओं की संख्या 6 होगी, कैसे होगी बताइए। वैसे भी साफ साफ समझ में आ रहा था कि प्रत्येक अंतः प्रत्येक बाह्य जो खटभुज होता है उसमें प्रत्येक अंतः प्रत्येक बाह्य का डबल होता है, क्योंकि उसका प्रत्येक बाह्य 60 होता है और प्रत्येक अंतः आपका 120 होता है। तो आप इस समय सी का मान, सी ऑप्शन 6 यहां पर लगा सकते थे करेक्ट आंसर के तौर पर। अगला और अंतिम प्रश्न, जो लोग जुड़े थे उनको देखिए, पूरे सेशन में जरूरी नहीं कि हर चीज आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए, आप जानते हैं इस चीज को। कुछ चीजें आपसे समय मांगेगी और उनकी क्योंकि वैल्यू होती है, क्रेडिट होती है, तो आपको उस समय उनको उनके हिसाब से, मत सोचिए कि हर चीज इतनी जल्दी हमको समझ में आ जाए, हर चीज को हम बहुत तेजी से कर लें, ऐसा संभव नहीं है। पूरे सेशन में कहीं उतार दिखा होगा, कहीं चढ़ाव दिखा होगा, कहीं अच्छा लगा होगा, कहीं बुरा लगा होगा, कोई बात बहुत समझ में आई होगी, कोई बात नहीं समझ में आई होगी। ये हमारा एक नेचर है, ये हमारी एक प्रकृति है और सबके साथ ऐसा होता है। आप सभी बैलेंस करने की हमेशा कोशिश करोगे तो सफल रहेंगे। अब जैसे हम अंतिम प्रश्न पर हैं, अच्छा अगर समझ पाए हैं तो आप करने की जरूर कोशिश करेंगे, और अगर आ जाए तो रिस्पांस जरूर दीजिएगा। अंतिम प्रश्न हम करने जा रहे हैं, जो भी मेरे से भूल चूक हुई है उसके लिए आप लोग समझिएगा, बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, ठीक है। 20वें नंबर पर आता हूं मैं। 20वां नंबर एक बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। एक बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है। देखिए एक शब्द आया समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है आपको पता होना चाहिए। समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसके प्रत्येक पदों का अंतर समान होता है। अंतर समान हो तो समांतर श्रेणी है। उसके n भुजाओं का योग का नियम होता है। n भुजाओं का जो योग है उसका नियम होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये होता है किसी समांतर श्रेणी के n भुजाओं का जोड़ का फार्मूला यह होता है। अब आगे सुनिएगा, मेरी बात को और सुनने की कोशिश करिएगा। कह रहा है कि अच्छा इसमें होता क्या है, जो a है वो प्रथम पद है। a क्या है, प्रथम पद है।
डी क्या है? समान अंतर है, सार्वंतर जिसको कहते हैं, सार्वंतर है, ठीक। और यन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब एक पदों की संख्या है। अब इसमें हमसे कहा कि अगर इसका सबसे छोटा कोण 120 डिग्री है, सभी पदों का अंतर, ठीक है, 5 डिग्री का है, तो आपको इसके भुजाओं की संख्या बतानी। सबसे स्तरीय प्रश्न है। चलो कर लिए, समझ लिए, सब क्लियर है। तो हमने समांतर श्रेणी के सभी भुजाओं का योग, मतलब सभी पदों का योग का नियम बता दिया। अब क्योंकि हमको यहां पर जो कोण दिए गए हैं वो समांतर श्रेणी में हैं, तो जैसे पहला 120 होगा तो अगला 125 होगा, अगला 130 होगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब कितने हैं ये जानकारी हम लोग को नहीं है। इसके नियम के हिसाब से अगर मैं चलूं तो n बाई 2 2a, तो 2 गुणे 120 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब 5 बराबर। अगर हम लोग यहां पर बहुभुज के हिसाब से चलें तो बहुभुज में सभी कोणों का जोड़ क्या होता है? आंतरिक n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होता है। इन दोनों को बराबर कर दिया और एक यहां से n का मान हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो मतलब अगर मैं इस बोर्ड को साफ कर दूं और केवल इतना लिखूं तो आप सभी को यह बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न स्तरीय है। तो मैं बोर्ड साफ करके, जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए, हम लिखेंगे n बाई 2 2a मतलब फिर से लिखते हैं n बाई 2 2a मतलब 2 गुणे 120 240 हुआ, प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब 5 बराबर n माइनस 2 इंटू आप 180 कर दो, ठीक। अब इसको हम लास्ट सोल्यूशन इसका करने जा रहे हैं, आप सभी लोग हल कर लीजिए, प्रॉपर हो जाए। तो लिखिए n बाई 2 240 प्लस 5n माइनस 5 बराबर n माइनस 2 इंटू 180। इसमें से देखिए आप लिख सकते हो n बाई 2, मैं प्रोसेस पूरा कर दे रहा हूं, 235 क्योंकि घटेगा, प्लस 5n बराबर n माइनस 2 इंटू कितना 180। मैं पूरा स्टेप लिख रहा हूं, फिर से अच्छे से ध्यान से सुनिएगा हर बात को, कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। 5 सबसे कॉमन कर ले, 5n हो गया, डिवाइड बाई 2, 5 चौके 20 5 सत्ते 35 प्लस n हो गया बराबर n माइनस 2 इंटू 180 है। 5 से इसको काट दें, 5 दिया 15 5 अंक 30। इसको ध्यान से समझिएगा, 47 प्लस n इंटू n डिवाइड बाई 2 बराबर 36n माइनस 72। अब अगर आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, द्विघात समीकरण इसमें भी बन रहा है, तो 47n प्लस n स्क्वायर बराबर 72n प्लस माइनस 144 हो जाएगा। 2 से गुणा करने पर इसको एक साइड में कर लें, n स्क्वायर आप यहां पे 47n देख रहे हैं, इसमें से हम घटा दें तो 12 से 7 5 हुआ, 6 से 4 2 हुआ, 25n हो गया प्लस 144 कर दीजिए बराबर आपका 0 हो गया। ये द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण जो बना, इस द्विघात समीकरण को आप समझने की कोशिश करिए, ध्यान से सुनिएगा क्या बन गया। मैं डायरेक्ट भी करके दिखा रहा हूं, आप टेंशन मत लीजिए, कोई लोग टेंशन मत लीजिए। n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 बराबर 0, तो आप लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 बराबर 0। तो n कॉमन कर लें, n माइनस 16 हो गया, माइनस 9 कॉमन कर लें, n माइनस 16 हो गया 0। तो n का मान या तो 16 होगा या तो 9 होगा। 16 तो है नहीं, तो बचा कौन? 9। इस प्रश्न का उत्तर 9 हो गया। 9 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। बहुत लंबा प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होइए। आप सभी लोग इस प्रश्न को हल करने के लिए मैं जो आपको बता रहा हूं उसको ध्यान में सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर आपको केवल ऑप्शन रखने की जरूरत है, केवल ऑप्शन रखने की जरूरत है। 7 8 9 10 रख करके आप निकाल सकते हैं, 9 रख करके आप निकालिएगा, आपको उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जिसमें यहां पर वो प्रोसेस बन जाए वही आपका प्रश्न का सही उत्तर होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, केवल ऑप्शन रख करके हम इस प्रश्न का उत्तर आराम से कर सकते हैं। आप इसको ही समझने की कोशिश करिएगा। जैसे अगर आप 9 रख दीजिए तो 9 के हिसाब से रूल क्या बनेगा? 9 माइनस 2 मतलब 7 गुणे आप 180 कर देंगे। उधर आपका 125 के हिसाब से अगर 9 को अप्लाई कर दिए, देखिए आपको दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी और कोई समस्या नहीं है। कहीं कहीं थोड़े प्रश्न आपके बड़े मिलेंगे, जैसे पूरे प्रोसेस ना बताऊं तो इसका कोई अर्थ समझ में आएगा नहीं। संभवतः यह सेशन आपके लिए यूजफुल होगा। आप सभी को मेरी बात बताई गई हर बात लगभग समझ में आई होगी, 90% समझ में आई होगी। अगर आई है तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। मैं अगली ही ऐसे कुछ और सेशन आपके लिए ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करूंगा। सब लोग लगातार इस तरह का रिस्पॉन्स बनाए रहें। बाकी हम लोग फिर से मिलेंगे अगली पब्लिक सेशन में। आज के लिए मैं इतनी ही से ही सेशन को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।